हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज से जो है सीटेट का एग्ज़ाम्स जो है आपका जो है 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। अब आपको जो है तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल में करनी होगी, ठीक है, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम्स में किसी भी तरीके से क्वेश्चंस जो है पढ़ते वक्त समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल पूरी तरीके से रट डालिए चीज़ों को, ठीक है। आपको जो है पास होना है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है। अच्छे मार्क्स से इसलिए आपका फ़ायदा होगा कि आगे जो भी एग्ज़ाम्स में बैठेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, ठीक है। आज से जो है हम पेपर्स जो है सीटेट के लिए जो है पेपर्स की जो है नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो है आपको डेली जो है एग्ज़ाम्स के जो है पेपर मिलेंगे, ठीक है। नए क्वेश्चंस पर आधारित होंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित होंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होंगे, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पर आधारित होंगे। सभी पेपर्स जो है आपको सभी चीज़ों के जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से पेपर जो है अपनी क्लासेस में ऑफलाइन में माध्यम से जो मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ बच्चों को, वो सारी चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन मिलेंगी, बिल्कुल फ्री मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से जो है पेपर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, बेहतर नंबर हासिल करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो है आज के जो है धीरे से बच्चों का जो है प्रयास रहेगा 120 प्लस जो है मार्क्स लाने का पूरी तरीके से प्रयास रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस पेपर्स को जो है लगाइए और इस पेपर को बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चंस जो है सही थे। सही बताइएगा, झूठ मत बताने का प्रयास कीजिएगा कि, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप में से किसी को भी कोई पेपर से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड समस्या होगी, तो मैं उसको जो है पर्सनली जो है पीडीएफ के माध्यम से मदद कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए सही से जवाब दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। पेपर्स वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस पेपर का लाभ ले सके, ठीक है। और आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है नए नए वीडियोस लाने का, मेहनत करने का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं। कोई जो है 5 वर्ष की जो है लड़की है, एक टी शर्ट को जो है फोल्ड करते हुए वो अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या जो है बच्चे के विचार के रूप में करते हैं, अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, या जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, या जो है लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा जो है निजी भाषा के तौर पे करेंगे। देखिए, या जीन पियाजे इसकी भाषा जो है इसकी व्याख्या जो है सामाजिक अनन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे जो है खोजबीन मानेगा। और जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसके व्याख्या जो है बच्चे के द्वारा अपनी जो है माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसके जो आखिरी के जो 2 पॉइंट हैं, 2 ऑप्शन है, वो पूरी तरीके से जो है किसी भी रूप में तर्क संगत नहीं है। तो ये तो आप इतना समझ गए होंगे, इतने समय से आप जो है एग्जाम में पेपर को लगा रहे हैं, तो कौन किसकी व्याख्या है, ठीक है। तो चलिए अब 2 क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो जीन पियाजे के जो है इसका आंसर है बी नंबर। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा मानते हैं और लेव वाइगोस्की जो है इसे निजी भाषा के तौर पे जो है डिस्क्राइब करते हैं। देखिए लेव वाइगोस्की जो है 3 प्रकार की स्पीच इन्होंने दी थी, और एक जो स्पीच थी वो एक सोशल स्पीच थी, ध्यान रखिएगा, सोशल स्पीच, ठीक। और एक है प्राइवेट स्पीच जिसे निजी भाषा के तौर पे कहते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्पीच। और एक है इनर स्पीच, ध्यान रखिएगा, इनर स्पीच, जगह कम थी इसलिए आगे पीछे सब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सोशल स्पीच के तहत बच्चा जो है सोशली होता है, ठीक है, चीज़ों को जो है सोशल मतलब जो भी सीखने का प्रयास करता है सोशल के माध्यम से, समाज के माध्यम से, माता पिता जो भी बात कहते हैं उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है या जो भी सिखाने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से बच्चा जो है निजी भाषा का प्रयोग करता है। मतलब इस तरीके के भाषा से जो है बच्चा अपनी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रयास करता है। उसी जगह जो है प्राइवेट स्पीच होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बच्चा खुद से सीखता है, ध्यान रखिए, खुद से सीखता है और खुद से बात करता है अपने आप से। वो जो भी सोचता है, उसके मन में जो भी होता है, वो स्वयं से बात करने का प्रयास करता है। जैसे बच्चा ड्राइंग कर रहा होता है तो खुद से बात करेगा, ठीक है, वो चीज़ें जो है खुद से करने का प्रयास कर रहा है। तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से बच्चा जो है शर्ट को फोल्ड कर रहा है, टी शर्ट को फोल्ड कर रहा है, तो वो स्वयं से बात कर रहा है। वो बात कर रहा होगा, क्या बात कर रहा होगा कि देखो ऐसे फोल्ड करते, हो सकता है कि उसमें जो है एक पर्सन इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व का मतलब है बच्चे के अनुसार जो है कोई इन्वॉल्व हो जिसको वो समझाने का प्रयास कर रही हो कि देखो टी शर्ट को जो है ऐसे फोल्ड करते हैं, इस तरीके से फोल्ड नहीं करते, ये गलत बात होती है, मम्मी हमेशा ऐसे बताती है। तो इस तरीके से चीज़ें करने का प्रयास करता है बच्चा, ठीक है। उसी जगह जो है इनर स्पीच होती है, देखिए वो प्राइवेट स्पीच ही आगे जा करके इनर स्पीच हो जाती है। देखिए ये 4 वर्ष 5 वर्ष के बच्चों में जो है इनर स्पीच मानी जाती है।
ये क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है, देखिए प्राइवेट स्पीच में बच्चा बोलता है, ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चा बोलता है, ठीक है, बोल बोल करके जो है ऊंची आवाज़ में बहुत तेज तेज जो है शर्ट को फोल्ड करने का प्रयास करेगा, गेम खेलने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा, खुद से समझाने का प्रयास करेगा, दूसरों को समझाने का प्रयास करेगा। लेकिन वहीं पे इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा बोलता नहीं है, मन ही मन में सोचता है, मन ही मन में बातें करता है, मन ही मन में जो है प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की वाइगोस्की की स्पीचें थी, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर बी मार्क करिएगा। पॉइंट आप याद रखिएगा, जो है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा मानते हैं, मतलब जीन पियाजे के अनुसार ये भाषा ये बच्चा जो है विचारों से जो है समझने का प्रयास कर रहा है, विचारों को जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वहीं लेव वाइगोस्की के अनुसार इसे जो है एक प्राइवेट स्पीच, निजी भाषा के तौर पर देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड जो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, और ताकि जो है सभी बुद्धियां जो है विकसित हो सके। यह बुद्धि को जो है बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। यह शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को जो है वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि का एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। यह क्षमता भाग्य है, अवधि के रूप के भीतर नहीं बदलती, ठीक है, मतलब क्षमता भाग्य से मिलती है और एक अवधि तक ये नहीं बदली जा सकती, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या जब, तो इसका बहुबुद्धि जो है सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर जो है 9 तरीके के बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि जो है सामान्य बुद्धि के अलावा जो है व्यक्ति में जो है 9 प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सब में एक जैसी बुद्धियां हों, लेकिन सब में अलग अलग हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि सामान्य बुद्धि जो नॉर्मल जो है सब लोग करते हैं, उस एक्टिविटी के अलावा हो सकता है कुछ लोग जो है म्यूज़िक बनाने में अच्छे निपुण हों, ठीक है, कुछ लोग जो है गणित में अच्छे हों, कुछ लोग जो है भाषा शैली में अच्छे हों, उनकी भाषा में पकड़ हो, जैसे कविता लिखना, शेर व शायरियाँ लिखना, है ना। कुछ लोगों को जो है खेल में अच्छा हो, शारीरिक जो है क्षमताओं में अच्छे हों, है ना, जैसे कि विराट कोहली जो है क्रिकेट में अच्छे हैं लेकिन फुटबॉल में नहीं अच्छे हो सकते, या टेबल टेनिस में नहीं अच्छे होते क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। या जो दौड़ने वाले जो होते हैं, ठीक है, ये पीटी उषा जो है जो दौड़ती हैं, ठीक है, या फिर मैरी कॉम है जो मुक्केबाजी करती हैं, ये उनकी जो है शारीरिक क्षमता को दर्शाता है। या स्थानिक जो है जो इंटेलिजेंस होती है, जिनको खाली जगह देख करके वो ये ड्राइंग बना देते हैं कि इस जगह जो है, इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर हमारे घर का जो है इंटीरियर करते हैं, है ना, नक्शा बनाते हैं, तो वो सारे जो है इनकी जो है अलग तरीके की जो है एक बुद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि बहुबुद्धि सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए विशेष वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे इसे। सी आंसर इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का जो है सिरा पदाभिमुख दिशा जो है सिद्धांत व्याख्या करता है, मतलब सिरा पदाभिमुख मतलब होता है, देखिए जानबूझ के, ये देखिए मैंने सीटेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये सीटेट का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और सिरा पदामुख जो है ये संस्कृत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या वजह थी। देखिए कई बच्चे जो होते हैं रट्टू तोता होते हैं, कई बच्चे जो है समझते इतना नहीं है, हो सकता है कि बच्चे जो है रट के आए हों और उनको क्वेश्चन आते हुए, जैसे कि इसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर, देखिए सिरा पदामुख, सिरा पद मतलब पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ जाना है हमें, ठीक है। तो ये सिद्धांत व्याख्या करता है, सीधा सीधा शब्द को जो संस्कृत में लिख दिया और इसका जो है व्याख्या हिंदी में कर दी है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आंसर बता ही दिया इसका। तो सिर से पैर की ओर जो है विकास का सिद्धांत जो है होता है, मतलब विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। विकास की जो प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती है, क्रम वाइज चलती है, और क्रम वाइज की तरह होता है कि सिर से पैर की ओर उस निरंतर प्रक्रिया में कुछ जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं विकास में, कि मान लीजिए कुछ बच्चों का जो है विकास थोड़ा सा तेज गति से होता है, कुछ बच्चों का धीमी गति से होता है, कुछ की हाइट जो है 6 फुट हो जाती है, कुछ की 5 फुट हो जाती है, कुछ की 5.5 फुट होती है, ठीक है। ये सारी जो है खूबियों के साथ साथ जो है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो विकास की प्रक्रिया में बदलती नहीं है, वो है सिर से पैर की ओर विकास। कहने का मतलब है इसको जो है बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉडल, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चंस में आ जा सिफेलोकॉडल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, याद कर लिए। सिफेलोकॉडल होता है जिसमें विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। मतलब कहने का जब भ्रूण बनेगा तो बच्चे का जो है विकास भ्रूण की प्रक्रिया में जो है पहले सर बनता है, ध्यान रखिएगा, पहले सर डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे जो है अन्य अंग होते हैं, फिर पैर। तो इस तरीके से जो है सर से पैर की ओर विकास होता है, ठीक है। वहीं पे जो है सिफेलोकॉडल के जो है एक दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ध्यान रखिएगा, विकास जो होता है बाहर की ओर होता है, ध्यान रखिएगा, सिर पॉइंट से एक की तरफ बाहर की ओर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो चलिए, जैसे कि मानना है पहले जो है कमर अमर डेवलप हो जाएगी, शरीर का जो है ना स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, इस तरीके से जो है। तो आपको ये पॉइंट आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें जो है भीतर प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, एक टीचर को जो है अपने स्टूडेंट्स को कुछ कहना है ताकि वो जो है प्रेरित हो सके किसी कार्य के लिए। ठीक है, तो देखिए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लेते हैं। टीचर ये कहे अपने बच्चों से, टीचर स्टूडेंट से कि चलो उस बच्चे के काम करने से पहले ही हम समाप्त कर लेते हैं। देखिए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं काम करते हो, उसके जैसा ठीक जैसे वो कर रहा है वैसे काम करो, ताकि तुम ये कहना चाहिए। या काम को जल्दी करो ताकि तुम्हें ट्रॉफी मिल जाए। ट्रॉफी मतलब है ना, पुरस्कार कोई मिल जाए। ठीक है, या इसे कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो देखिए, एक टीचर को हमेशा जो है बच्चों को मोटिवेट करने का काम करना चाहिए, सामाजिक की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए, बौद्धिक विकास बेहतर करना चाहिए बच्चे का, है ना। अगर कोई समस्या है बच्चे में तो उसको सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर हम ए ऑप्शन चुनते हैं तो गलत ये है कि चलो इसे करने से पहले उसे समाप्त कर लेते हैं। तो बच्चे के अंदर एक तो हड़बड़ाहट जैसा गुण डेवलप होगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर लो। तो इससे क्या होगा, गलतियां करने की पूरी संभावना रहेगी। बच्चा, हम लोग खुद भी जब किसी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी रीड करते हैं तो अक्सर जो है कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं, अब भूल जाते हैं कि उसको हमने जो है मिस कर दिया और हम चीज़ों को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत होगी। ठीक, फिर दूसरी चीज़ है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं करते हो। एक तरीके से दूसरे से तुलना करना पूरी तरीके से गलत होता है। किसी भी बच्चे का, पेरेंट्स हो या चाहे टीचर हो, किसी भी रूप में जो है तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे की देखिए सीखने की क्षमता अलग होती है। कुछ बच्चे जो है सामान्य रूप से होते हैं, मतलब कुछ बच्चों का IQ डिफरेंट होता है, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ समान होते हैं, कुछ मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, कुछ जो है शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो सकती है। अब मान लीजिए किसी की उंगली में कोई दिक्कत है या कोई उंगली का जो है शेप अलग है जिससे लिखने में दिक्कत होती है ना। अब वो बच्चा जो है लिखने में स्लो है, तो उसको जो है आप दूसरे से तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि वो सो स्लो है ऑलरेडी। ठीक है, उसका यही ऑप्शन है कि भाई धीरे धीरे बच्चा अपने आप सीखेगा। तो ये भी चीज़ हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका सही जो जवाब होगा, ठीक है, और हम किसी ट्रॉफी और इनाम के लिए उसको सिखाएंगे, ठीक, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इससे ये होगा कि बच्चे को जो है हमें सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, उसको ये कहना है कि हम बेटा प्रयास करो, कोशिश करो, ट्राई करो, जितना ज़्यादा हो सके ट्राई करते रहो। जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि जितना हो सके एग्ज़ाम्स जो आपका नज़दीक है और जितना हो सके पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आप पेपर्स लगाएंगे, आपका जो है अपने आप जो है आप जितनी भी जो है क्वेश्चंस की जो कमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त गलतियां करते हैं पेपर लगाते हुए, तो दोबारा जो है उसी पेपर्स को लगाते हुए या अन्य पेपर को लगाते हुए दोबारा आपको ऐसा क्वेश्चंस जो मिलेगा तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हो सकता है 2-3 बार आप गलतियां फिर से कर दें, लेकिन तीसरी बार आपका सही हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, पेपर्स लगाने से आपकी गलतियां सुधार होती हैं। इसी तरीके से जितना तुम ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, तुम धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, इस चीज़ को हमें जो है टीचर को जो है एक स्टूडेंट्स के प्रति जो है मोटिवेट इसी तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते कौन से। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, जो सामान्य रूप से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि उनकी शारीरिक जो क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है, हो सकता है कि उनकी मानसिक जो है क्षमता वो कमज़ोर होती है, और हो सकता है कि वो उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता एक उच्च की प्रगति की हो सकती है। हो सकता है हाई क्वालिटी के हों। मान लीजिए उनकी शारीरिक क्षमता इतनी अच्छी हो कि हमें जो है सामान्य बच्चों के साथ जो है उनको ना खेलने देना चाहिए, ना बैठने देना चाहिए, हमें ये प्रतीत हो। ठीक है, तो उस तरीके के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात कही जा रही है, जिनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है थोड़े से सामान्य बालकों से अलग हो। ठीक है, वो अच्छी भी हो सकती है, कमज़ोर भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब निगेटिव दोनों रूप में बात कही जा रही है। तो देखिए, इसके बच्चों को कहाँ कैसे क्या होना चाहिए। देखिए, ये एक काल्पनिक लक्ष्य है, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर इस विशेष आवश्यकता वाले आपके पास बच्चे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे की जो है शारीरिक क्षमता कमज़ोर है, तो हम उसको जो है शामिल कर सकते हैं किसी कार्य में, है ना, किसी चीज़ में। तो ये कि एक काल्पनिक, उसका कहने का मतलब है कि ये काम हो ही नहीं सकता, ये सोच भी नहीं सकते कि हम जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किसी कार्य में लगाएं या पढ़ने में लगाएं या किसी दौड़ने में लगाएं या खेल कूद में लगाएं। ये हम जो है इस लक्ष्य में हम सोच ही नहीं सकते। तो ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, जिनमें जो है अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है शामिल करना किसी स्कूल में, किसी गेम में, किसी भी जगह,
तो उनमें शामिल करने से ये होगा कि जो जो मतलब अच्छे हैं, जो सामान्य रूप से हष्टपुष्ट हैं या जो सामान्य रूप से बौद्धिक रूप से जो है सक्षम हैं, उन बच्चों के सामने अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाएंगे तो उनको जो है उनके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना, उनके अंदर एक निगेटिव जो है चीज़ें डेवलप होंगी। क्या ये होगा? तो बिल्कुल ये गलत है। दोनों ही ऑप्शंस जो है पूरी रूप से गलत है। विद्यालय का, देखिए, विशेष आवश्यकता वाले किसी स्कूल में पढ़ेंगे तो विद्यालय का भार बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। तो देखिए, इसका सही जवाब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण के प्रति जो है दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा जो है रखता है। तो देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जो है शिक्षण के प्रति जो है टीचर, उनका जो है दृष्टिकोण, देखिए, उनको जो है पढ़ाने का जो है आपको जो है सिलेबस हो या पढ़ाने का जो है तरीका हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है प्रतिभावान बच्चे के लिए जो है एक नए जो है चुनौतीपूर्ण जो है क्वेश्चंस लाने चाहिए, चुनौतीपूर्ण जो है प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसका बौद्धिक विकास अच्छा हो सके। अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चा है तो उसका जो है दृष्टिकोण आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वो थोड़ा सा स्लो करेगा सामान्य बच्चों के या प्रतिभाशाली बच्चों के मुकाबले, ठीक है। तो उसको जो है ध्यान, इस दृष्टिकोण को रखते हुए जो है हमें बच्चे को सिखाने का प्रयास करना पड़ेगा, हमें वो चीज़ें देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि किसी की उंगली में, आपकी उंगली में फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, मतलब शारीरिक रूप से कोई कमी है, अब आपसे मैं कहूँ कि एक चलिए ड्राइंग बनाते हैं, तो बच्चा जो है ड्राइंग नहीं बना सकता क्योंकि उसकी उंगली में ऑलरेडी फ्रैक्चर है, वो कैसे बना सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को हम क्या देते हैं, विषय वस्तु का भी ध्यान रखना है, ठीक है। धारणा हमें उनके प्रति जो है अच्छी बनानी ताकि बच्चों को जो है गलत संदेश ना जाए, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अधिगम का कारण नहीं है? ध्यान रखिएगा, अधिगम जो है, अधिगम के पठार का कारण, पठार का मतलब है एक तरीके से रुकावट, ध्यान रखिएगा, रुकावट जो है एक तरीके से समस्या, ठीक। तो इसको देखना है कि ये कौन सी जो है हमें रुकावट या समस्या नहीं है। अधिगम मतलब लर्निंग के बेसिस पे। तो देखिए, प्रेरणा की सीमा, जब हम किसी को जो है मोटिवेट करते हैं तो क्या उसको जो है सीखने मतलब लर्निंग जो है क्षमता में रुकावट आती है या उसकी जो है क्षमता बढ़ जाती है? तो देखिए, व्यक्ति को जो है मोटिवेट करने से है जो है व्यक्ति की कार्य जो है क्षमता बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्षमता बढ़ती है। मोटिवेशन जो है खुद से मिल सकता है, अपने आंतरिक जो है मन को ध्यान में रख करके जो है मोटिवेट हो सकते हैं, स्वयं से मोटिवेट हो सकते हैं, या किसी पुस्तक के माध्यम से, बुक्स पढ़ करके, है ना, अपने जो है किसी के जो है विचारकों के बुक पढ़ करके, चाहे गांधी हो, ठीक है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, या चाहे किसी की भी बुक्स पढ़ करके जो है मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है शारीरिक सीमा के द्वारा जो है, ठीक, अधिगम में रुकावट होती है। आके मान लीजिए कि कोई आपकी जो है 10 मीटर दौड़ने की क्षमता है, तो क्या ये अधिगम में आपको रुकावट है? नहीं। तो इसको जो है धीरे धीरे हम 10 को 15 कर सकते हैं, 15 को 11 नहीं तो कर सकते 12 मीटर कर सकते हैं। तो ये आपको जो है शारीरिक सीमा जो है रुकावट नहीं होती है, ठीक है। विद्यालय का जो है इसमें अधिगम के पठार का कारण नहीं है, वो है विद्यालय का जो है असहयोग जो है। ध्यान रखिएगा, विद्यालय का जो है असहयोग इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका नंबर है सी नंबर, ठीक है। अगर हम किसी को प्रेरणा नहीं देंगे तो वो अधिगम में जो है सीखने की जो है क्षमता उसकी नहीं होगी। देखिए, अगर हमें मोटिवेट करना होगा उसको पढ़ाने के लिए, रुकावट ही एक तौर पे देखेंगे, ठीक है। शारीरिक सीमा, अगर मान लीजिए व्यक्ति की जो है, बच्चे की जो है कोई शारीरिक समस्या है तो वो कहीं ना कहीं जो है सीखने में जो है उसको प्रॉब्लम होगी। वहीं जैसे ज्ञान की सीमा हो सकती है, तो ज्ञान की सीमा भी जो है, अगर मान लीजिए बच्चा जो है मानसिक रूप से जो है अक्षम है, मानसिक रूप से जो है समस्या से ग्रसित है, या उसको जो है किसी तरीके से कोई विकार है, तो उसके एक तरीके से वो ज्ञान की सीमा होगी, तो वो लर्निंग की जो है उसकी रुकावट ही उसकी कहलाएगी, ठीक है। वो सीमा जो है उसकी रुकावट होगी। विद्यालय का असहयोग जो है इसमें से ऑप्शंस जो है नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा कथन जो है सत्य है? ध्यान रखिए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा जो है पूरी तरीके से निर्धारित होती है। जीन का मतलब जेनेटिक्स, ठीक है, जो माता पिता के जो है जेनेटिक्स मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो और अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, अच्छा जो है देखभाल कर सकते हैं पेरेंटिंग के माध्यम से, या अच्छा खाना खिला करके जो है बच्चे की जो है किसी भी, ध्यान रखिएगा, किसी भी जन्मजात विकार को जो है दूर किया जा सकता है। तो देखिए, इस जो है किसी भी जैसा जो है वर्ड होता है, ये एक तरीके से टैग वर्ड के तौर पे हम देखते हैं, ठीक है। टैग वर्ड जो है हमारा, अगर आपने टैग वर्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं। इससे जो होगा, ये क्या होगा, ये कुछ टर्म्स होते हैं जिसको जो है आप समझ करके समझें, और इस टैग वर्ड को समझते ही जो है आपको आंसर्स जो है पता चल जाएगा कि किसका आंसर्स क्या होगा।
मोस्टली मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 अगर आपसे मैं इस तरीके से क्वेश्चंस पूछूं तो 10 में से 10 जो है क्वेश्चंस आप टैग वर्ड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप वो वीडियो जा करके हमारी प्लेलिस्ट में या हमारे जो है पुराने वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। 5 से 6 दिन पहले जो है ये वीडियो अपलोड किया गया था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। या फिर जो है तीसरा ऑप्शन, पर्यावरण जो है केवल बच्चों के जो है भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या विकास के जो है कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक जो है प्रभावित होते हैं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से मिलकर के जो है परस्पर अंतःक्रिया से बनता है। मान लीजिए कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का अंतःक्रिया होना ज़रूरी है। हेरिडिटी का मतलब है माता पिता से पाए मिले हुए जो है गुण होते हैं। शारीरिक गुण हो सकते हैं, मानसिक गुण हो सकते हैं। शारीरिक गुण का मतलब है कि हो सकता है कि माता पिता जेनेटिक्स जो है जीन्स उनके बहुत हष्ट पुष्ट हो, है ना, उनका जो है बलशाली शरीर हो, तो बच्चे जो है दौड़ने में जो है निपुण होंगे। ऐसे बच्चे जो है शारीरिक क्षमता जो है प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है प्रतिभावान जो है पेरेंट हो सकते हैं, तो दोनों जो है पेरेंट होंगे तो बच्चों में जो है ये IQ जो है उनका अच्छा होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है अगर ऐसे जो है पेरेंट्स जो है बच्चे का जो है इन्वायरमेंट पर ध्यान देंगे, वातावरण पे, आसपास जो है कहाँ रहता है, कहाँ बच्चा जो है किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, उसका शारीरिक जो है पौष्टिकता का ध्यान रखेंगे, है ना, उसके जो है बातचीत का ध्यान रखेंगे, उसके सामाजिकरण का ध्यान रखेंगे, तो इससे जो है डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा होगा। इसमें से अगर एक में भी किसी में कमी है, मतलब कहने का मतलब है अगर आनुवांशिकता में कमी है तो बच्चे का चाहे जितना पर्यावरण आप डेवलप करने का प्रयास कीजिए, अच्छा डेवलपमेंट का प्रयास करिएगा, तो भी जो है बच्चे का डेवलपमेंट जो है विकास कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित होगा उस मुकाबले जहाँ दोनों की जो है परस्पर अंतःक्रिया हो रही है सामान्य रूप से। अगर पर्यावरण अच्छा नहीं देंगे और आनुवांशिकता अच्छी है, मान लीजिए IAS माँ बाप हैं, दोनों IAS हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, IAS माँ बाप है दोनों, और बच्चा को जो है आपने सामाजिकीकरण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं की, वो गुंडे लुच्चे लफंगों के साथ घूमता है, उनके साथ बात करता है, उनकी तरह भाषा बोलने का प्रयास करता है, उनके तरह लुच्चागिरी वाली हरकतें करता है, तो चाहे जितना भी आप उसको जो है आनुवंशिकता अच्छे गुण होने के बावजूद जो है उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं जो है उसका जो है शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है गिरी होगी, है ना। इस तरीके से जो है वो प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट आंसर इसका जो है डी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा, टीचर की भूमिका का बता रहा है। तो देखिए, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब है एक टीचर को जो है जितना सिलेबस में दिया गया है क्या वही केवल पढ़ाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल नहीं, गलत है। ठीक है, ये गलत संदेश जाता है। निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक अच्छा वर्णन के पास देखिए पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए और बार बार रिपीटिशन करना चाहिए। मतलब रट्टा तो एक तरीके से जो है समय को पूरा करने के साथ साथ जो है दोहराने का के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, तो बच्चा जो है रट्टू रोता बनेगा। ठीक है, समझने का उससे नहीं। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से जो है सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक टीचर की जो है भूमिका होनी चाहिए, बच्चों को जो है आराम से आराम के लिए जगह बनाने से मतलब है कि बच्चों को ये ध्यान रखना है कि बच्चों को जो है कितनी क्षमता है सीखने की। अब आप एक दिन में अगर 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा देंगे तो बच्चा सीखेगा कुछ भी नहीं, ना वो सीख पाएगा, ना ही उसका कोई किसी तरीके से वैचारिक जो है बढ़ेगा, ना ही उसके अंदर तर्क की क्षमता बढ़ेगी, ना ही वो कुछ सीखने का, ना ही वो समस्या का समाधान कर पाएगा। इसलिए बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उतना पढ़ाइए जितना बच्चा जो है ग्रहण कर सके। दूसरी चीज़, बच्चा जो है संवाद और पूछताछ के माध्यम से जो है सीखने का प्रयास करेगा। बच्चे के लिए ज़रूरी है कि, है ना, सीखने की प्रक्रिया में जो है बच्चा एक दूसरे से बात करे, वो टीचर से कम्युनिकेट करे, है ना, वो या अन्य बच्चों के साथ जो है कम्युनिकेट करे, अन्य बच्चों के साथ क्वेश्चंस पूछे या टीचर से क्वेश्चंस पूछे। इससे जो है बच्चे को जो है सीखने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और देखिए शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों की जो है सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में या आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में या बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में या बच्चों की जो है प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो देखिए सही जवाब क्या होगा इसका आंसर।
तो देखिए मूल्यांकन का जो है प्रमुख लक्ष्य होता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि को जानना होता है। ठीक है, हम सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन जो है इस आधार पर करेंगे कि बच्चा क्या सीखा है और कितना सीखा है, और बच्चा जो है कितना सीखने के माध्यम से कितने जो है समस्या का समाधान कर पा रहा है, तो हमें ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बच्चों के जो है कितना ग्रोथ हुआ है, अगर मान लीजिए उसकी उपलब्धि स्तर को जानने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चे के मान लीजिए ग्रोथ और उपलब्धि में जो है कमी है, मान लीजिए कोई समस्या है, तो हम उसको जो है मूल्यांकन के माध्यम से जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। ठीक, इसमें कोई कमी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको सॉल्व करने में, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, बच्चों को जो है अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए साधारणतः पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, तो बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है या आंतरिक अभिप्रेरणा जो है बढ़ती है, देखिए, या फिर जो है बच्चों को जो है प्रदर्शन जो है आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में जो है बच्चों की जो है स्वाभाविक जो है अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। तो देखिए, जब हम बार बार बच्चों को जो है, मान लीजिए हमने बच्चे से कहा कि बेटा ये काम करोगे तो हम तुमको चॉकलेट देंगे, फिर अगले दिन कहा कि बेटा ये काम करोगे तो हम अगले दिन टॉफ़ी देंगे, फिर तुमसे कोई बच्चे के से बड़ा काम कराया तो बच्चे देखो ये काम करोगे तो हमें वीडियो गेम देंगे। तो इस चीज़ें से पुरस्कार बार बार देने से या फिर बार बार मारने और दंड देने से जो होता क्या है कि बच्चे के अंदर एक तरीके से जो है किसी भी कार्य की जो है रुचि खत्म हो जाती है, एक तरीके से जिज्ञासा उसके अंदर खत्म हो जाती है, वो मोटिवेशन जो है उसका जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो सीखने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि बार बार जो है पुरस्कार मिलने से जो है एक तरीके से वो बच्चे के अंदर जो है अहंकारी हो जाता है। वो समझता है कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अरे बार बार मारने से, मार खाने से क्या होता है जो है उसका, अरे मैं तो इतना ही चलता रहता है, मम्मी मुझे इतना मार देती, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब मैं मार खा लूँगा। ठीक है, कौन सा मेरा सर फूल जाएगा, मेरा सर फूट जाएगा, इस तरीके से बच्चे जो है अक्सर बातें करने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चों के जो है लर्निंग की जो है अभिरुचि और जिज्ञासा वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके जो है चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को जो है महत्व दिया है। तो देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है विषय वस्तु को जो है महत्व दिया है, वो किसने दिया है। तो देखिए, ये दिया है वाइगोस्की ने। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक ये विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, या फिर आप कह सकते हो संज्ञानात्मक विकास की जगह आप कह सकते हो कि बौद्धिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वहीं कोलबर्ग जो है नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और वाइगोस्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सोशियो कल्चरल सिद्धांत थ्योरी कहते हैं। इसमें कहा था कि जो है बच्चे का जो है जो बच्चे का जो है विकास होता है वो समाज और संस्कृति के माध्यम से होता है। ठीक है, इसी के जो है समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया से होता है। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट होता है इससे जो है बच्चे का शारीरिक और जो है मानसिक विकास इसी पर निर्धारित होता है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक से ही बच्चे का जो है शारीरिक, ध्यान रखिएगा, शारीरिक एंड जो है मानसिक, ध्यान रखिएगा मानसिक। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक, और इसमें जो है वाइगोस्की ने जो है 3 प्रकार की स्पीच दी थी। मैंने आपको जो है पहला या दूसरा क्वेश्चंस के माध्यम से जो है समझाया, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में जो है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। तो देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना है, हमें मोटिवेट करना है, कुछ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए मोटिवेट करना है, तो हमें इसमें से कौन से प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, या उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, या उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या गतिविधि आधारित शिक्षण और अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो देखिए, अगर हम बच्चों में जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराएंगे, चाहे वो शारीरिक प्रतिस्पर्धा, मान लीजिए कि 5 बच्चे के बीच में जो है मोटिवेशन करने के लिए, मान लीजिए सिखाने के लिए 5 बच्चों को हम दौड़ने वाली जो है प्रतियोगिता में भाग लेने को कहेंगे, या म्यूज़िक में भाग लेने को कहेंगे, या किसी अन्य गेम में भाग लेने को कहेंगे, है ना। तो इससे जो है बच्चों में जो है कहीं ना कहीं जो है सीखने की जो है क्षमता बढ़ेगी, मोटिवेट भी होंगे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो है मोटिवेट होंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को हराने की उनके अंदर जिज्ञासा होगी कि मैं इससे पहले आऊँगा। ठीक है, तो वो उतना ही प्रयास करते हैं। उनको आत्मगौरव की अनुभूति होती है, जब वो चीज़ें जो है सीख लेते हैं, चीज़ें जीत जाते हैं, तो उनको जो है अच्छा फील होता है।
इसका जो है आपका नहीं करना चाहिए, वो है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा से क्या होता है, बच्चे जो है अहंकारी हो जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि मैंने जो है बड़ा, मैं बहुत, मैं, मेरी टीचर जो है मेरी बार बार प्रशंसा करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, देख तेरी प्रशंसा नहीं करती हैं, है ना, तो मुझे जो है अच्छा अच्छा बच्चा कह के बार बार बुलाती हैं। ठीक है, ये बच्चा बहुत तेज़ है पढ़ने में, तुम बच्चे जो है बिल्कुल बुद्धू हो। तो इस तरीके से जो है उसकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, ध्यान रखिएगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, और तो उसे क्या करना होगा, तो विद्यार्थी के साथ जो है कड़ाई से पेश आना होगा। मान लीजिए कि बच्चे को जो है बहुत डांट धमकाना पड़ेगा, या कक्षा के जो है अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। ठीक है, या उसके जो है समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति जो है बदलनी होगी, या विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो देखिए इसका सही जवाब है, अगर हमें जो है एक बच्चे की जो है प्रवृत्ति है ना, उसका बिहेवियर, ध्यान रखिए प्रवृत्ति का मतलब है बिहेवियर को अगर बदलना है तो ज़रूरी है। देखिए बिहेवियर, बच्चे जो है ज़्यादा जो बिहेवियर सीखता है वो अपने घर के आसपास के माहौल से सीखता है। ठीक है, जैसे कि घर में अगर मान लीजिए बिहेव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पिता जो है आकर के गाली गलौज करते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो उसी तरीके की भाषा सीख जाएगा। या उसके जो है दोस्त यार जो हैं, जो उसका ग्रुप में रहता है, जिस तरीके से वो बैठता उठता है, वहाँ से जो कुछ सीखने का प्रयास करेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि उसके समूह के सभी जितने भी सदस्यों की जो है प्रवृत्ति जो है बदलनी होगी, उनका सभी का बिहेवियर बदलना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है गलत हरकतें करता है, तो हमें ये पहले मालूम होना चाहिए कि वो हरकतें कहाँ से सीख रहा है। वो ऐसा तो नहीं है कि गाली गलौज जो है घर से ही सीख रहा हो या आसपास के माहौल से सीख रहा हो। तो हमें वो जानने का प्रयास करना चाहिए और उसके जो है सभी उनसे बताना चाहिए कि देखिए बच्चे को जो है इस तरीके से बिहेव ना करें, इसके सामने जो है बच्चों के सामने जो है लड़ाई नहीं करनी चाहिए माता पिता को, या गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, या उनके दोस्तों को, उनके पेरेंट्स को जो है समझाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। ठीक, आंसर जो है इसका सी सही जवाब है। ठीक है, टर्मन के जो है अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का जो है बालक माना जाता है। तो देखिए मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि किस बुद्धि के होगा, तो देखिए इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए ये जो 90 से 110 के बीच में जो होती है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत ये आती है। अगर हम मंद बुद्धि के देखें तो ये IQ जो होगा इसका जो है ये 25 से जो है, ध्यान रखिएगा, इसका जो है 25 से कम होगा। ध्यान रखिएगा 25 के बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, ठीक। श्रेष्ठ बुद्धि जो है जिसको कहते हैं वो 120 प्लस मानते हैं, इसको IQ जो है 120 प्लस होगी। अब प्रतिभाशाली जो बच्चा होगा वो 140 जो होगा। ठीक है, सुपीरियर टाइप का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक जो है विकास में प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, या वातावरण अनुकरण की प्रक्रिया पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए सही जवाब क्या है इसका, तो देखिए बालक जो है विकास में जो है प्रक्रिया का मतलब है कि बालक का जो विकास होता है एक प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसा नहीं होता कि एक प्रक्रिया से हट करके जो है बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, चाहे वो भ्रूण में हो, चाहे मतलब वो पेट के अंदर हो या पेट के बाहर हो, मतलब एक तरीके से जो है दुनिया में आ गया हो, तो बच्चा जो है उसका जो है डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, शारीरिक डेवलपमेंट किस तरीके का, मानसिक डेवलपमेंट एक प्रक्रिया के तहत होता है। मतलब कहने का मतलब है ये सतत निरंतर चलता है प्रक्रिया। ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट रूप में सबके अलग अलग तरीके से होता है। सिर से पैर की ओर होता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट जो है सर से पैर की तरफ न बढ़ के पैर से सर की तरफ बढ़ जाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सेफेलोकॉर्डल होता है, सिर से पैर को हो जाता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देते हैं। तो देखिए विकास जो है बच्चे का जो विकास होता है वो इन्वायरमेंट और उसके जो है एक्सपीरियंस पर जो है टिका होता है। जैसा जैसा वो एक्सपीरियंस चीज़ें को फील करेगा वैसे वैसे धीरे धीरे बच्चा जो है डेवलप करता जाएगा, है ना। अच्छा माहौल से अच्छी चीज़ें डेवलप करेगा, है ना। अच्छे एक्सपीरियंस सीखेगा तो अच्छी चीज़ें होंगी, बुरा एक्सपीरियंस सीखेगा तो बुरी चीज़ें होंगी, उसके साथ बुरी चीज़ें सीखेगा। वहीं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। जैसा कि बालक का जो है बच्चे का जो है विकास जो होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, और जो है ये जो विकास होता है वो आमतौर पे वोम टू टोम्ब होता है। आमतौर पे क्या यही होता है, मतलब जन्म से शुरू होता है, जन्म से विकास शुरू होता है और मृत्यु तक विकास चलता है बच्चे का। ठीक है, मरने तक उसका जो है डेवलपमेंट होता रहता है। तो उसी को समझाया गया है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। ठीक है, बच्चे के संदर्भ में। ठीक, मैंने विकास के संदर्भ में जन्म से मृत्यु बताया है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब है, सारे ऑप्शन उसके सही है। ठीक है,
कोलबर्ग के अनुसार जो है किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है। तो देखिए कोलबर्ग के अनुसार जो है नैतिकता जो है किन कारणों से निर्धारित होती है, इसका जवाब देना है। तो पूर्व पारंपरिक जो है अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात जो है पारंपरिक अवस्था, या फिर जो है उसमें से कोई नहीं। तो जो है देखिए कोलबर्ग जो है नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार जो है पूर्व जो है प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, दूसरा होता है कन्वेंशनल लेवल, और उसके बाद होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। प्री कन्वेंशनल लेवल का मतलब होता है नैतिकता की इसमें अनुपस्थिति होती है। ध्यान रखिएगा, किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों से होता है, मतलब इसमें जो है नैतिकता जो है बच्चे में नैतिकता जो है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, बच्चे के अंदर नैतिकता है नहीं, ठीक है। और अब वहीं पे जो है ये नैतिकता जो है बाहर से सिखाते हैं, जैसे कि हम पेरेंट्स के तौर पे सिखाएंगे, कहीं से सीखेगा, वो देख के सीखेगा चीज़ें, है ना। उन बाहरी कारणों से इसको नैतिकता निर्धारित होती है और बाहर से ही वो सीखता है और बाहर से ही सीखी हुई चीज़ों को पालन करने का प्रयास करता है। सामान्यतः जो होता है प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है वो 4 से 10 वर्ष के बच्चों के होती है, ठीक है। इसमें जो है बच्चा किसी चीज़ को अच्छा बुरा उसके परिणाम के आधार पर देता है, समझता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, तो नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारण कहाँ होता है। तो ध्यान रखिएगा, नैतिकता का जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, वो है पश्चात, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, ठीक है। इसमें जो है बच्चे, ध्यान रखिएगा, एक और पॉइंट पूछा जाता है कि बच्चे का जो है नैतिकता का उच्चतम स्तर किस स्टेज में होता है। तो कई ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स जो है अब तक कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पश्चात जो है जिसे कहते हैं पोस्ट जो है कन्वेंशनल लेवल। अगर आपने मेरा कोलबर्ग का वीडियो नहीं देखा है तो आप CDP की क्लास नाम का जो है प्लेलिस्ट में जाइए, कोलबर्ग का वीडियो देख लीजिएगा। आपके लिए जो है मैं सारे जो है फैक्ट्स आपके इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है बच्चे की जो है नैतिकता जो है उच्चतम स्तर होता है, ध्यान रखिएगा, और नैतिकता को वो पार नहीं करता। मान लीजिए कि उच्चतम स्तर का मतलब है कि कोई भी अगर मान लीजिए हम उससे कहें कि चोरी कर लो, तो बच्चा जो है उसको पता है कि चोरी करना गलत है और किसी भी रूप में जो है नैतिकता को जो है उस स्तर को पार नहीं करेगा, मतलब वो चोरी नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, नैतिकता का आंतरिक स्तर आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है, अंदर से आती है आवाज़ उसके बच्चे को कि ये काम गलत है। जैसे कई बार होता है ना, हम कोई गलत कार्य करने के प्रयास करते हैं तो हमें अंदर से जो है डर लगने लगता है, वो वही होता है, उसे बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए, अच्छा, पारंपरिक अवस्था में नैतिकता जो होती है वो समाज के नियमों से निर्धारित होती है। समाज में जैसा बताया गया है वैसा सीखता है बच्चा, है ना, ठीक, वो उन्हीं से सीखता है, उसी से अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, देखिए, ठीक, केवल जो है शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, ठीक, या फिर केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या केवल जो है बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया डिफरेंट तरीके से। तो देखिए बालक का जो मनोविज्ञान होता है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो है विशेषताओं का अध्ययन करना कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, ध्यान रखिएगा, साइकिल चलाना जानता है, मोटर चलाना सीख रहा है, मोटरसाइकिल जो है चलाना सीख रहा है, ये किस रूप का उदाहरण होगा। क्षैतिक अभिगम जो है अंतरण का, या ऊर्ध्वर अधिगम अंतरण का, या द्वि जो है पार्श्विक जो है अधिगम अंतरण का, या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब मैं पहले बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ऊर्ध्वर जो है अधिगम अंतरण का कहता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है इसमें पहले से अर्जित, ध्यान रखिएगा, पहले से अर्जित जो है ज्ञान का, ठीक है, बच्चे के अंदर जो है पहले से अर्जित ज्ञान का जो है प्रयोग करके, ध्यान रखिएगा, ज्ञान का प्रयोग करके जो है उस ज्ञान की सहायता से जो है किसी अन्य प्रकार के जो है कार्य को जो है हल करने का प्रयास करता है। तो देखिए उसने जो है पहले से साइकिल चलाना आता था, उसके बाद उसने जो है दूसरी समस्या उसके पास ये थी कि उसको जो है मोटरसाइकिल चलाना। तो उसने साइकिल के माध्यम से चलाने के माध्यम से क्या क्या सीखा, उसने बैलेंसिंग सीखी होगी, ठीक है, बैलेंसिंग सीखी होगी, वो चीज़ें ये समझा होगा कि कैसे जो है उसमें बैठते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं,
ठीक है। उसमें ये भी गुण जान गया होगा कि बच्चा जो है साइकिल में डिफरेंट तरीके से काम करती है, मोटरसाइकिल में जो है पैडल नहीं मारना होता है। तो ये सारी चीज़ें गुण सीखता है। तो पहले से अर्जित जो है ज्ञान की सहायता से जो है समान प्रकार की समस्या को जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जो है हल करने का प्रयास करता है। निम्न स्तर से उच्च स्तर का मतलब है, देखिए साइकिल चलाना उसका निम्न स्तर है और उच्च स्तर जो है मोटरसाइकिल चलाना। और मोटरसाइकिल चलाने के आगे बढ़ के अगर देखें तो जो है कार चलाना है। ठीक है, कार चलाने को आगे बढ़े, अगर उच्च स्तर को प्राप्त करने को देखें तो जो है ट्रक चलाना सीखना है, मान लीजिए, है ना। और ट्रक चलाने से तो कोई एरोप्लेन चलाना सीखना, तो ये चीज़ें जो है उसको ऊर्ध्वर अधिगम अंतरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है ऊर्ध्वर अधिगम जो अंतरण होता है वो निम्न स्तर से जो है उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, हल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो विज्ञान की जो है काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि रखना। ठीक है, बच्चे जो है क्या जो है इस तरीके जो है कहानियाँ जो है, देखिए कार्टून जो होते हैं वो काल्पनिक कथाओं पर आधारित होते हैं। या सुपरमैन, स्पाइडरमैन, थॉर, रैगन, ये सारी चीज़ें हैं पिक्चरें आप देखते हैं, एवेंजर्स, ये सारी बच्चे जो है काल्पनिक कथाओं पे हों और बच्चों को जो है बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके के एक्शंस फिल्म। तो इनमें अच्छी रुचि रखते हैं, तो बिल्कुल हाँ ये रुचि रखते हैं, तो ये विशेषता तो है, बिल्कुल है ये विशेषता बच्चों की। यह बढ़ती हुई जो है तार्किक शक्ति, धीरे बाल्यावस्था में जो है बच्चा धीरे धीरे जो है अपनी तार्किक क्षमताओं को प्रदर्शित करने लगता है। हर स्टेजेस में जो है सोचने की, विचारने की क्षमता उसकी बढ़ती है। ठीक, काल्पनिक भयों का अंत हो जाता है, ये भी इसका विशेषता होती है। वो चीज़ों को जो है धीरे धीरे बाल्यावस्था में जो है, देखिए शैशवावस्था में हम जो कहते हैं ना, उधर जाओगे ना तो कोई तुमको उठा के लेके चला जाएगा तो डरता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो एज में बढ़ता है, 7, 8, 10 साल का, 12 साल का बढ़ता है, तो एज तो उसको जो है वो समझ में आ जाता है कि ये सही कुछ भी नहीं होती चीज़, तो उसके जो है काल्पनिक जो है भयों का अंत हो जाता है। तो देखिए भविष्य की योजना की सूझबूझ, देखिए बाल्यावस्था की ये जो है गुण नहीं होते, भविष्य की योजना बनाने के उसके अंदर वो नहीं होता, वो अपने में जीता है मस्त आराम से चिल मार करके, है ना, खाओ पियो मौज करो, जो है काम करो, अपना पढ़ाई करो, यही सब उसके गुण होते हैं। भविष्य की योजना से संबंधित नहीं होता कि आज मैं इस तरीके से रहूँगा तो कल को मैं इस तरीके से जीऊँगा, ये सब प्लान नहीं बनाता है। ठीक है, वे सब जो है प्लान, भविष्य की योजनाओं की जो है प्लान जो होता है वो किशोरावस्था की स्टेजेस की जो है गुण हो सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना, यह सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर और दृश्य से अदृश्यता की ओर। तो देखिए शिक्षण तकनीकी में निगमन से आगमन की ओर नहीं जाते हैं, जबकि आगमन से निगमन की ओर जाते हैं। बाकी जो है अनिश्चित से निश्चित की ओर जाते हैं। देखिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नॉलेज कम होती है, ध्यान रखिएगा, हमें नॉलेज कम होती है, और फिर धीरे धीरे चीज़ों को जो है हम जब है नॉलेज हमारी बढ़ जाती है। जैसे कि हम सीडीपी जिस दिन पहली बार पढ़ना प्रयास किया था, उस दिन सीडीपी हमारा नॉलेज कम होगा। ठीक है, हमारा नॉलेज कम होगा, धीरे धीरे हम कम से जो है अधिक नॉलेज की ओर बढ़ गए। ठीक है, अब हमें क्या है, सीडीपी अच्छे तरीके से पता है, एक एक पेज पता है, एक एक रट लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, देखते ही क्वेश्चंस को बता देते हैं। तो ये अनिश्चित से निश्चित की ओर जाने को कहते हैं शिक्षण को। ठीक है, वहीं से सरल से कठिन की ओर, पहले क्या होता है, हम क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2 + 2 कितना हो गया, तो बता देते हैं हम 4। फिर हम धीरे धीरे बताते हैं 25 + 25 कितना हो गया, तो फिर हमने थोड़ा कठिन दिखा तो हमने देखा 50। फिर हमने देखा तो 5000 प्लस जो है 718 कितना हुआ, तो देखिए कॉम्प्लिकेट हो गया, है ना, तो फिर हम आंसर दे देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम सीखने का प्रयास करते हैं, मतलब सरल से कठिन की ओर सीखते हैं। अदृश्य से अदृश्यता की ओर का मतलब है कि पहले जो है बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के बारे में जानता है, मूर्त प्रक्रियाओं के बारे में जानता है, मूर्त चीज़ों के बारे में समझता है, फिर धीरे धीरे जो है अदृश्य चीज़ों के, अलौकिक चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास, अकाल्पनिक चीज़ों के बारे में प्रयास करता है सोचने का। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मूर्त से अमूर्त को कहेंगे, दृश्य से अदृश्य, मूर्त से अमूर्त की ओर जाने को जो है शिक्षण तकनीक जो होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर जो है डी नहीं है, मतलब सी नंबर नहीं है, इसमें गलत हो गया। ठीक है, निगमन से आगमन की ओर नहीं होता, बल्कि शिक्षण का जो सूत्र होता है वो आगमन से निगमन की ओर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेड अंकों से कैसे जो है अलग है, इस प्रकार जो है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो ग्रेड, देखिए हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में 2 प्रकार के जो है सिस्टम चलते थे। पहले अंक सिस्टम चलता था, ठीक है, जिसमें जो है हमारी कई लोगों की जो है मार्कशीट जो होंगी अंक सिस्टम पर आधारित होंगी, और 2 जो एक होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अंक सिस्टम में जो होता है कि आपको सब्जेक्ट्स के माध्यम से जो है अंक मिलते हैं। ठीक है, 100 में से जो है आपने 80 नंबर हासिल किए, 50, 40, 30,
जितने भी नंबर आपने हासिल किए वो आपको सारे नोट हो जाते हैं और सारा का टोटल करके जो है आपको परसेंटेज बता दिया जाता है। आमतौर पे ये प्रतिशत पर आधारित हो जाता है कि आपके जो है कितने परसेंट है, 60 हैं कि 70 हैं कि 90 हैं कि 95, इस तरीके से होता है। ग्रेडिंग में होता है कि कुछ जो है परसेंटेज को, जैसे कि मान लीजिए कि 55 से जो है हमने मान लिया कि 55 से जो है 65 जो है परसेंट के बीच में हम देंगे बी ग्रेड, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है 65 से जो है 70% के बीच में देंगे ए ग्रेड, ठीक। या फिर 70 से जो है 80%, 85% के बीच में देंगे ए प्लस ग्रेड। तो इस तरीके से ग्रेडिंग कर दी गई है, ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखते, ठीक। तो ये 7 प्रकार के ग्रेड्स होते हैं एक तरीके से, ओ ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ठीक है, और ई ग्रेड। तो ये ग्रेडिंग होती है, ठीक। इसी तरीके से ग्रेडिंग के नंबर मिलते हैं। तो ये जो होता है विश्लेषण के तौर पे, एनालिसिस के तौर पे जो है ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक, मैंने आपको बताया था वाइगोस्की ने जो है लर्निंग का जो सिद्धांत दिया था वो है सामाजिक और सांस्कृतिक माध्यम से जो है बच्चा सीखने का प्रयास करता है। इन दोनों परस्पर जो है प्रक्रिया से सीखता है, परस्पर जो है अंतःक्रिया से सीखता है। तो सक्रिय अनुकूलन या पारस्परिक शिक्षण या सांस्कृतिक निरपेक्ष जो है संज्ञानात्मक विकास या अंतर जो है दृष्टि अधिगम जो है, तो देखिए इसका मैंने पहले ही आंसर बताया था, पारस्परिक जो है शिक्षण होता है, ठीक है। ये पारस्परिक शिक्षण पर आधारित होते हैं। पारस्परिक शिक्षण का मतलब होता है समाज और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है, समाज में रह करके जो है परस्पर सहयोग से सीखता है। ध्यान रखिए, परस्पर जो है सहयोग के माध्यम से सीखता है ना। बड़े बुजुर्गों से, बड़े जो होते हैं या उससे छोटे होते हैं, उन सभी से जो है सीखने का प्रयास करता है, ठीक है, परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के जो है उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण जो है आवश्यकता है। ये कथन जो है किस आधार पर है? तो देखिए इसका सही जवाब देखिए, गलत हो सकता है, या क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, या सही है क्योंकि विकास क्रम से जो है शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर होता है, या सही है क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ साथ अंतर संबंधित है, ठीक है, या गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति की जो है इच्छा कब जागती है? देखिए, ठीक है, जब हमें ज्ञान मतलब ज्ञान हासिल करने की जो है हमारे जो है मोटिवेशन मिलता है, वो कब मिलता है? जब हम ये देख पाते हैं कि ज्ञान हमारे भौतिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति का जो है साधन है, या जब हम देखते हैं कि ज्ञानवान जो है मनुष्य ही श्रम का अधिकारी है, जब हम ये देखते हैं कि ज्ञान के द्वारा जो है हम समस्त सुखों का जो है लाभ उठा सकते हैं, जब हम देखते हैं कि ज्ञान के द्वारा जो है सृजनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। तो देखिए ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा कब हमें जागती है? जब हम ज्ञान के द्वारा जो है सृजनात्मकता कार्य किए जा सकते हैं, जब हम कुछ जो है नया बनाने का प्रयास करते हैं, अपने ज्ञान से जो है कुछ सृजन करते हैं। देखिए ज्ञान का उद्देश्य ही होता है कुछ सृजन करना। अगर ज्ञान आपको मिला है और आपने सृजन करने की क्षमता नहीं है, मान लीजिए आप IQ लेवल अच्छा है, ठीक है, और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, IQ के आधार पे मैं मानता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है। अब अगर मान लीजिए उस ज्ञान का प्रयोग आपने किसी जो है बच्चे को पढ़ाने में, सिखाने में, सृजन करने में, उसके मैथमेटिक्स को जो है अच्छा बूस्ट करने में आपने नहीं किया, तो इसका मतलब है वो आपका ज्ञान किसी योग्य नहीं है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्ति की इच्छा तब जागती है जब बच्चा जो है ज्ञान के द्वारा, उसी ज्ञान के द्वारा जो है कुछ सृजन करता है। आप देखिए, अगर आपको कोई चीज़ आती है, नॉलेज है, और आपने पढ़ाने का प्रयास किया या किसी को समझाने का प्रयास किया, या कोई चीज़ आपको आर्ट अच्छी है और नया क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ बनाने का प्रयास किया, तो आपको जो है जो अच्छा फील होगा, है ना, वो आपको और आगे जो है बेहतर करने का मतलब आपको बूस्ट करेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है डी नंबर है। बाकी देखिए, हम ज्ञान की प्राप्ति से जो है हम नौकरी पाते हैं, समस्त सुखों का लाभ उठाते हैं, ये भी है, लेकिन ये जो है तर्क संगत जवाब नहीं होता। हमें बौद्धिक रूप से जो है हमें जवाब देना है, इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शंस को चुनना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी जो है विद्यालय जो होता है उसमें क्या होता है? तो विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, यह विद्यार्थियों के मध्य जो है अंतर करता है, और विशेष रूप से सक्षम जो है बालकों के लिए जो है कम चुनौतीपूर्ण उपलक्ष्य जो है कराता है,
उपलब्धि जो है लक्ष्य निर्धारित करता है। यह विशेष रूप से जो है योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। यह शिक्षार्थियों को निर्योग्यता के अनुसार उनकी जो है सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो देखिए इसका सही जवाब है, आंसर है ए। देखिए समावेशी जो है विद्यालय वो होते हैं जहाँ पे जो है बच्चों की जो है क्षमताओं का ध्यान न रखते हुए सभी को जो है अधिगम प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि समावेशी स्कूल में जो है हमने ये देखा कि बच्चा जो है विशिष्ट बालक है तो हमने उसको जो है पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि वो तो अपने आप पढ़ लेगा। सामान्य बालक है तो उसको पढ़ा दिया। कमज़ोर बालक है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना उसको आंख से दिख नहीं रहा, तो हम क्यों फोकस करें। तो ये इस चीज़ के नहीं, विद्यार्थियों की जो है क्षमताओं की परवाह किए बिना, मतलब है कि वो शारीरिक रूप से अक्षम है या दृष्टि रूप से देखने में उसको समस्या है या मानसिक रूप से अक्षम है, इसकी बिना परवाह किए जो है हमें जो है बच्चों को जो है सिखाने का प्रयास करना चाहिए। अधिगम को जो है परिणामों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे के जो है लर्निंग, वैचारिक, तार्किक से सभी क्षमताएं जो है डेवलप हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में जो है नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो बच्चों को जो है आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना चाहिए। तो इससे तो बच्चा भिखारी हो जाएगा। ठीक है, भिखारी कहलाएगा। ठीक है, वो 5 रुपये लेकर के फिर भाग जाएगा दूसरे दिन, और हो सकता है कि बाद में 5 रुपये की अहमियत भी उसको न समझ में आए। या आवासीय विद्यालय खोलना, या बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने के जो है कानून दंडनीय अपराध बना देना, या विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चे जो है लेकर के आए। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में नहीं होता, बस चलती है और वो रोड पे खड़ी हो जाती है और बस ले, इस तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब है बी नंबर, आवासीय विद्यालय खोना। ऐसे वंचित बच्चों को जो है अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आवासीय विद्यालय उसके आसपास नियर क्षेत्र में खोलिए। ऐसे जो है एग्जाम्पल्स आपने कई देखे होंगे। सरकारी स्कूल जो है इसी के तहत चलते हैं, ध्यान रखिएगा। वंचित बच्चों को जो है पढ़ाने के उद्देश्य से ही जो है सरकारी स्कूल चलाए गए थे, ताकि जो है सभी को शिक्षा मिले। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था उत्तर प्रदेश में, है ना। और स्कूल चले हम, इस तरीके से अभियान चलाया गया था बच्चों के लिए। और उसमें जो है आपने देखा होगा कस्तूरबा गांधी जो है एक तरीके से आवासीय विद्यालय जो है इसी आधार पे बनाए गए थे। इन विद्यालयों में जो है खाना, शिक्षा, आवास, है ना, और बुक्स जो होती हैं स्कूल्स की, और जो है स्कूल की ड्रेसेस, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है, विशेषतः जिनके पैतृक जो है पिता जो है अभिभावक जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यह औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, या लड़कियों की तुलना में अधिकतर जो है लड़कों में पाई जाती है, या अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। तो देखिए जो है सीखने संबंधी निर्योग्यता का मतलब है सीखने संबंधी पठार, या सीखने में कमी, या सीखने में जो है समस्या होना। ठीक है, तो ये बच्चे उन्हीं में पाई जाती है जिनके जो है हो सकता है कि अभिभावक या उनके पैतृक जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो, ठीक है, उनमें कोई समस्या हो सकता है कि बच्चे को जो है मानसिक जो है समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, तो ये तभी हो सकता है। निर्योग्यता का मतलब है बिल्कुल पूरी तरीके से कमी का होना। ठीक है, तो इसका आंसर है ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो ये अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या सीखने की तत्परता, या सक्रिय भागीदारता। तो इसका सही जवाब है सक्रिय भागीदारता, इसका डी आंसर है। ठीक है, सक्रिय भागीदारता को ध्यान रखिएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार जो है ये पॉइंट भी लिखा आ जाता है आप में से, जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसे क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से जो है प्राथमिक स्तर पे विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है। तो देखिए विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने की बात कही जा रही है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न जो है शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यह महंगी व चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, यह सरल व रोचक जो है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना,
या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो देखिए, सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि बच्चों के जो है अक्षमता के अनुरूप जो है विभिन्न जो है शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को जो है अक्षमता है, मान लीजिए दृष्टि बाधित है, देखने में समस्या है, देखने में समस्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो देखने में समस्या है, ठीक है, देखता कम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्लास के सबसे आगे वाली सीट में बैठे, फ्रंट सीट में बैठे। टीचर जो है उसको ज़ोर ज़ोर से मतलब उसको नहीं, क्लास में जो है ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ाए, ताकि जो है सुन करके बच्चा जो है समझने का प्रयास करे, है ना। वीडियो ऑडियो के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये सारी जो है दृष्ट जो देखने वाली जो है टीवी सीडी हो, है ना, उसके माध्यम से जो है स्मार्ट टीवी के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। विभिन्न जो है तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के लिए, इस तरीके से। ये आखिरी क्वेश्चन है, चलिए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी जो है कक्षा में कभी भी बैठने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। कभी भी अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चाएं करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, और कुछ चुपचाप बैठते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, और एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा जो है तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो देखिए, अभिभावकों को जो है पेरेंट्स को जो है प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या जो है पेरेंट्स को जो है प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों को जो है अलग जो है सेक्शन बना दें या वहाँ पे बैठा लें, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के टीचर के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को जो है उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, कहीं और ले जाना चाहिए। तो देखिए, कहीं और ले जाएंगे सेम समस्या पैदा होगी वहाँ पे भी, ठीक है। शिकायत करने से हल नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो है जो पेरेंट्स को जो है टीचर से बात करनी चाहिए, और वो जो भी प्रक्रिया आजमा रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो है टीचर जो है उसका जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसको पता है कि बच्चे का जो है किस तरीके से विकास करना चाहिए, क्योंकि जो है स्कूल में जो है टीचर जो है बच्चे का मूल्यांकन भी करता है ना, उसकी जो है समस्या का समाधान करता है, उस चीज़ को समझने का प्रयास करता है कि बच्चे को जो है सीखने में क्या क्या कमियाँ हैं, किस तरीके से सिखाना चाहिए उसको जो है, तो वो हर रूप में जो है बेहतर होता है एज अ पेरेंट्स, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई कमी है टीचर में भी, आपको लग रहा है कि कुछ मेरे बच्चे को जो है डिफरेंट तरीके से डील करना चाहिए, तो उस पर जो है टीचर से वो बात कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब सी नंबर है। आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समाप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो है टेस्ट सीरीज़ जो है एक तरीके से मैं आपको पेपर की सीरीज़ करा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट्स की पेपर सीरीज़ के नाम से आपको मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद है, आप ज़रूर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।